हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस ई निदान। आज हम लोग आपके लिए एक न्यू कोर्स लेकर आए हैं जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में है। इस कोर्स को हम लोग 4 भागों में कवर करेंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट जो होगा ओरिजिन के बारे में होगा, पार्ट सेकंड जो है वो बुद्धा की बेसिक टीचिंग के बारे में देखेंगे, और पार्ट थर्ड में हम लोग जैन के बेसिक टीचिंग के बारे में देखेंगे, और फाइनली पार्ट 4 में हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को कंपेयर कर कर देखेंगे। अक्सर ऐसा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में होता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो बेसिक टीचिंग है वो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में, और जो पार्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट बुद्धिज्म के बारे में कह रहा है या जैनिज्म के बारे में। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग को कंपेयर कर कर पढ़ना चाहिए। तो हम लोग कंपेयर कर कर पढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता हो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अक्सर एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन बुद्धिज्म और जैनिज्म से होता ही है, तो ऐसे में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो लेसन है ये तैयार किया गया है यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट को ध्यान में रखकर, और वैसे कैंडिडेट जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही लाभदायक होगा। उसके अलावा अदर यूपीएससी एग्जामिनेशन जो देते हैं जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, उसके भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों को ये कोर्स हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, जो कि है कॉज ऑफ ऑरिजिन के बारे में। बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो ऑरिजिन के पीछे क्या कारण थे इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो लेसन से लेंगे। देखेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जो इसके लिए फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि जो रिजिड बर्ना डिवाइडेड सोसाइटी थी वो इसके लिए बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर रहा था। सोसाइटी जो थी वो बर्ना सिस्टम में 4 भागों में डिवाइडेड थी, और ये जो बर्ना सिस्टम है पोस्ट वैदिक पीरियड आते आते जन्म पे आधारित हो गया था। मतलब जो मोबिलिटी है हायरार्की में वो पॉसिबल नहीं रहा। अब हायर वर्ना के लोग हमेशा हायर वर्ना में रहेंगे बर्थ से ही, और जो लोअर वर्ना के लोग हैं वो कभी भी हायर वर्ना में मूव नहीं कर पाते। तो ये जो रिजिड वर्ना सिस्टम है ये जो है आधारित था 4 वर्णों पे, जिसमें रैंक 1 पे जो था वो था ब्राह्मण, जिनके लिए असाइन फंक्शन था प्रीस्ट का, और वो टीचर की भूमिका निभाते थे। वो वेद पढ़ते थे और लोगों को पढ़ाते थे। इसमें जो उनकी भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी। दूसरे जो लेवल पे आते हैं वो हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का मेन काम क्या था, वो रूल करते थे सोसाइटी में, और लड़ाई भी अगर लड़नी होती थी मतलब सीमा की रक्षा करना होता था तो ये काम भी क्षत्रिय का था। तीसरा जो रैंक था वो वैश्य का था, जो मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। वो कैटल रेयरिंग का काम करते थे, वो ट्रेड का काम करते थे। और जो रैंक 4 थे वो थे शूद्र, जिनका काम था जो अपर 3 वर्ण के लोग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सर्व करना। शूद्र जो है एग्रीकल्चर स्लेव की तरह काम करते थे, या फिर डोमेस्टिक स्लेव की तरह काम करते थे, या कुछ लोग हायर्ड लेबर की तरह भी काम करते थे। इनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है इनको द्विज भी कहा गया था। द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, एंड दे वर एंटाइटल्ड टू बियरिंग सेक्रेड थ्रेड एंड स्टडिंग वेदास। लेकिन इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रखा गया था, शूद्र और वोमेन को इससे अलग रखा गया। मतलब शूद्र को और वोमेन को शिक्षा का अधिकार नहीं था, साथ ही साथ उनको सीक्रेट थ्रेड बांधने का भी अधिकार नहीं था। वर्तमान समय में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो है जेनेऊ जो बांधते हैं कान में लपेट कर, कुछ लोग अभी बांधते हैं। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि ये जो परंपरा है उसी समय से आया होगा। इसमें से हम लोग ये देखते हैं कि ब्राह्मण जो थे उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज थे सोसाइटी में, जिसमें वो रिसीविंग गिफ्ट वो सोसाइटी क्या कर सकते थे, गिफ्ट ले सकते थे। साथ ही साथ उनको एग्जाम्पशन था टैक्सेशन से, उनको टैक्सेशन में एग्जाम्पशन था, और वो पनिशमेंट में भी एग्जाम्पशन था। वरना
जो सिस्टम था उसी के आधार पे हमारे यहाँ क्या था, पनिशमेंट भी तय होती थी। मतलब जो लोअर बर्ना के लोग थे उनको क्या दिया जाता था, हायर पनिशमेंट दिया जाता था, और जो हायर बर्ना के लोग थे उनको लोअर पनिशमेंट दिया जाता था। मतलब जो ब्राह्मण थे उनको क्या था, एग्जम्पशन था पनिशमेंट से। क्षत्रिय थे उनको ब्राह्मण से ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता था, और वैश्य को क्षत्रिय से ज़्यादा, और शूद्र को सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बर्ना डिवाइडेड सोसाइटी बहुत ही रिजिड तरह से फंक्शन कर रही थी, जिसमें जन्म से ही सब कुछ तय हो गया था, और जन्म के आधार पे ही कुछ वर्ण को स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त थे। इन लोगों ने कुछ लोगों को अनटचेबल कहा। अनटचेबल वो होते थे जिनको ये लोग टच करना पसंद नहीं करते थे, और ऐसा उस समय माना जाता था कि ये लोग क्या होते हैं, नेचुरली क्रूएल होते हैं, इन्हें चोरी करने की आदत होती है, इसलिए इनको अनटचेबल कहते थे। और ये सिस्टम मानव से मानव को क्या कर रहा था, अनटचेबल बना रहा था। तो ऐसे रिजिड सोसाइटी में क्या होना था, टेंशन जनरेट करना क्या था, नेचुरल था। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि जो वैश्य हैं उनका जब ट्रेड जब बढ़ रहा था, तो उनका इम्पोर्टेंस जब बढ़ रहा था, तो वो इस हायरार्की से बचने के लिए वो ऐसे धर्म को प्रमोट कर रहे थे, या ऐसे धर्म के प्रीचर को गिफ्ट दे रहे थे जो इस हायरार्की को नहीं मानता हो, और जो वैदिक रिचुअलिज्म है उसको कंडेम करता हो या उसके अगेंस्ट बात करता हो। तो हम लोग ये देखते हैं कि वैश्य जो है वो कैसे इस सिस्टम का विरोध कर रहे थे। उसी तरह से जो क्षत्रिय हैं वो एक्चुअली क्या थे, मेन पावरफुल वही थे, वो रूल कर रहे थे। तो एक्चुअली में वो ज़्यादा एक्टिवली क्या हो रहे थे, रिचुअलिस्टिक डोमिनेंस था उसके खिलाफ वो सबसे ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे, और वो भी पैट्रोनेज बन रहे थे नए नए रिलीजन का। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रिजिड वर्ना सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्सिबल थी एक नए रिलीजन के ओरिजिन के पीछे। कहा जाता है कि उस समय लगभग 60 to 65 रिलीजियस सेक्ट वर्क कर रहे थे, जिनके अपने अपने कस्टम थे, अपनी अपनी फिलॉसफी थी। उसमें से आपस में इन लोगों का डिबेट और डिस्कशन होता था। मान लिया जाए कि कोई रिलीजियस सेक्ट 1 है और ये दूसरा 2 है, ये आपस में इन्होंने डिबेट किया, और अगर इनके जो फाउंडर हैं, इनके जो अगर इन सेकंड के फिलॉसफी को अपना लेते तो इनके सारे फॉलोअर इनके साथ आ जाते थे। उस समय जो मेन इम्पॉर्टेंट धर्म के रूप में उभरा वो थे बौद्ध और जैन, और उस दौरान उनके लिए क्या क्या ग्राउंड था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो रिजिड वर्ना सिस्टम है वो उनके लिए हेल्पफुल ग्राउंड तैयार कर रहा था। किसी भी न्यू चेंज के पीछे जो भी परिवर्तन होता है उसके पीछे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो अगर हम कोई भी चेंज देखते हैं तो उसके आर्थिक कारणों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि क्या वैसे आर्थिक परिस्थितियां थीं जो नए धर्म के ग्रो करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल थीं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो था नए रिलीजन के ग्रो करने के पीछे वो था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एक्चुअली क्या था कि उस दौरान जो लोग थे वो कॉपर और स्टोन का टूल्स इस्तेमाल करते थे, और कॉपर और स्टोन का टूल्स उतना मजबूत नहीं होता है कि जो वहाँ जो थिक फॉरेस्ट था उसको साफ कर सकते थे। लेकिन जब आयरन का यूज करना इन्होंने सीख लिया, जब इनको आयरन का टूल्स के बारे में पता चल गया, तो क्या होने लगा कि पॉसिबल हो सका उस जंगल को साफ करना। और जब वो जंगल साफ होने लगा तो वहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल होने लगा। उसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे लार्ज सेटलमेंट बनने लगे। और जब एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी था कि टूल्स तो हमारे पास अब आ गया, ज़मीन थी, बारिश वहाँ होती ही थी, लेकिन इसके लिए चाहिए था क्या, जिसे हल चलाने के लिए क्या चाहिए, बैल चाहिए।
तो उसके लिए चाहिए था एनिमल, और एनिमल का पालन भी होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या हो रहा था उसी दौरान जो था, वैदिक सेक्रीफाइसेस में एनिमल का इंडिस्क्रिमिनेटली क्या किया जाता था, किलिंग हो रहा था। साथ ही साथ इस रीजन में जो ट्राइब लोग थे वो भी एनिमल को भोजन के लिए क्या करते थे, मारते थे। ऐसे में एक ऐसे रिलीजन के प्रति लोगों का झुकाव होना स्वाभाविक था जो इस इकोनॉमी को सस्टेन कराने में हेल्पफुल हो, और वो सस्टेन तभी हो सकता था जब वो एनिमल किलिंग को बैन लगाया जाए या फिर उसके अगेंस्ट बात करे, वैदिक सेक्रीफाइस जो है उसके अगेंस्ट वो बात करे। तो इस दौरान जो भी रिलीजन उभर कर सामने आ रहे थे वो उन सारों में एक कॉमन बात थी। जैसे बौद्ध और जैन में हम लोग देखते हैं कि दोनों क्या थे, टीचिंग था, दोनों का जो टीचिंग था नॉन वायलेंस पे आधारित था। तो ऐसे में ऐसे रिलीजन का ग्रो करना हम लोग देखते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि नया रिलीजन जो आता है जो प्रीच करता है क्या, वायलेंस के अगेंस्ट और रिचुअलिज्म के अगेंस्ट, और उस शिक्षा सबको देता है कि हम लोग सभी लाइफ फॉर्म का क्या करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, सब रिस्पेक्ट करना चाहिए, सॉरी। फिर क्या हुआ कि उस दौरान जो इकोनॉमी शुरू होता है उसके कारण क्या होता है कि नए नए शहर बनने लगते हैं। जैसे कुछ शहर हैं, प्रमुख शहर उस समय बनते हैं कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, राजगीर, वैशाली, चिरांद। और हम वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिटी में क्या रहते हैं, सिटी में रहते हैं आर्टिसन ट्रेडर। फिर इन्होंने शुरू किया क्या, कॉइन का यूज करना। कॉइन का यूज शुरू करने से क्या होने लगा, ट्रेड और कॉमर्स में क्या होने लगा, ग्रो करने लगा। ये जो कॉइन यूज करते थे ये पंचमार्क कॉइन होता था। ट्रेड और कॉमर्स का जो शुरू हुआ, इसके कारण जो व्यापार बढ़ने लगा, तो एक्चुअली अल्टीमेटली इस व्यापार कौन करते थे, व्यापारी होते कौन थे, वैश्य। वैश्य का सोशल स्टेटस क्या था, थर्ड रैंक पे थे वर्ण सिस्टम में। लेकिन ट्रेड का इम्पोर्टेंस जब बढ़ने लगा तो वैश्य का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। तो ऐसे में ये चाह रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग वर्ण सिस्टम है उससे अगेंस्ट कोई बात करने वाला आए, जिससे क्या हो, इनका सोसाइटी में रैंक क्या हो, बढ़े। इसके कारण उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक्सटेंड करा अपना सपोर्ट। तो इकोनॉमी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी रिलीजन के ग्रो करने में। उस दौरान जो नई इकोनॉमी शुरू हुई, आयरन के यूज शुरू होने के बाद, तो वहाँ के लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आने लगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा, और ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था ये लेकर आता है सोशल इनइक्वालिटी। और जो सोशल इनइक्वालिटी है इसमें जो मेनली था, कॉमन लोग थे, इनको बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इसके कारण ये लोग चाह रहे थे कि प्रिमिटिव एज में वापस आ जाएं। प्रिमिटिव एज मतलब आयरन का जो यूज हो रहा था, आयरन का जो यूज हो रहा था उसके पहले का एज, प्रिमिटिव एज का मतलब ये है। तो ऐसे में इन लोगों का ध्यान वैसे प्रीचर की तरफ जा रहा था जो नए लाइफ फॉर्म को क्या करे, कंडेम करे और लोगों को एस्थेटिक लाइफ जीने का शिक्षा दे। और बुद्धिज्म और जैनिज्म उस समय यही काम कर रहे थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म प्रीच्ड सिंपल प्यूरिटन एस्थेटिक लिविंग। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमिक काउच है वो मेन भूमिका निभाता है बुद्धिज्म और जैनिज्म के ग्रो करने के पीछे। आगे वैश्य जो है, मर्चेंट जो है, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, इसके पीछे क्या कारण है। फर्स्ट कारण तो देखते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्ण सिस्टम को ये लोग क्या कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। नॉन वायलेंस को ये लोग क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे। साथ ही साथ एक जो ब्राह्मणिटिकल लॉ बुक है धर्मसूत्रा, उसमें लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट को क्या किया गया है, कंडेम किया गया है। और जो मर्चेंट है उनका काम बिना मनी लेंडिंग के चल नहीं सकता था। ऐसे में ये लोग बहुत ही लो फील करते थे। ऐसे में वो लोग लो फील करते थे, तो वो एग्जिस्टिंग जो रिचुअलिज्म है, जो ब्राह्मणिज्म के जो एग्जिस्टिंग रिचुअलिज्म था उसके अगेंस्ट ये लोग वैसे प्रीचर को, वैसे फिलोसफर की तरफ
ध्यान उनका जा रहा था, जो इनका जो सेल्फ स्टीम है उसको वापस ला सके। इस लेक्चर में हम लोग आधार पे हम लोग देखते हैं कि इस 2 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ऑरिजिन ऑफ रिलीजियस सेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द 6th century BC। सेकेंड क्वेश्चन है, डिबेट एंड डिस्कशंस आर द प्री कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, एक्सप्लेन। आप इसका आंसर चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी वहाँ छोड़ कर जाएँ, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो भी आप अपना कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने वैसे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनके बारे में आपको लगता है कि इन्हें बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जानना चाहिए, या फिर आप वैसे लोगों के भी शेयर कर सकते हैं जो ऐसे भी रिलीजन के प्रति इंटरेस्ट रखते हों। तब तक पढ़ते रहिए और अपने आसपास के लोगों को पढ़ाते रहिए।